नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स मराठी इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी। और हिंदी का व्याकरण जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्याकरण का सभी इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी भाग जो है व्याकरण के, क्या क्या आता है बोर्ड एग्जाम को व्याकरण के संदर्भ में, तो उस सभी मुद्दे के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्याकरण के सभी पार्ट आज जो है हम देखने वाले हैं इस व्हिडिओ में। तो यह डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टंट आहे। तर मित्रांनो, ही आजची चर्चा तुमच्या सगळ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे। तर पटकन जाऊयात पुढे आणि व्याकरणाचे सगळे घटक आपण बघूयात। आणि त्याचबरोबर ही जी PDF मी तुम्हाला समोर दाखवली, तुम्हाला दिसते कम्प्युटरवरती, या PDF फाईल जी आहे ही कशी डाउनलोड करायची हे सुद्धा तुम्हाला सांगणार आहे शेवटी। कारण ही जर PDF फाईल तुमच्याकडे असेल तर तुमची व्याकरणाची अधिक चांगली तयार होईल। कारण हिंदी व्याकरणामध्ये जर 80 मार्काचा जर तुम्ही पेपर पकडला तर त्याच्यात 14 मार्क जे आहेत, 14 मार्क ते आपल्याला व्याकरणावर आधारित असतात। तर पटकन जाऊयात पुढे, जास्त वेळ न दवडता। पण पुढे जाण्याच्या अगोदर एक छोटीशी रिक्वेस्ट मी करेल मित्रांनो, तुम्ही नवीन असाल आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला ना, पटकन चॅनल सबस्क्राईब करा। तर बघा मित्रांनो, सगळ्यात पहिला भाग, सबसे पहली एक चीज़ है व्याकरण में, शब्द भेद। देखिए ये शब्द भेद जो है ये 1 अंक को आता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले संज्ञा। तो संज्ञा जो है किसे कहते हैं कि देखो, जिस शब्द ने किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है। मतलब क्या कि समझो नाउन, इसे हम मराठी में नाम कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, समझो राम है तो ये व्यक्ति का नाम है, या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली है ये एक शहर का नाम है, भारत है यह एक देश का नाम है, या फिर वस्तु का नाम, अभी मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ तो ये कुर्सी, ये भी एक संज्ञा है। उसी के साथ मेरे हाथ में अगर एक पेन है तो ये भी एक संज्ञा है, लैपटॉप ये भी एक संज्ञा है। तो इसको हम संज्ञा कहेंगे। तो ये संज्ञा के कुछ भेद है, ये भी हमें पता होने चाहिए। बिकॉज अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आया तो ये मतलब शब्द भेद पहचानो, तो वो जो शब्द भेद पहचानते समय ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, लेकिन संज्ञा भी है तो वो किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, तो कौन सी है। देखो संज्ञा के कुछ भेद है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे कि टैक्सी से हम मुंबई पहुँचे, तो टैक्सी से हम मुंबई पहुँचे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर पहुँचे ऐसा नहीं है, मुंबई पहुँचे ये व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्ति या फिर किसी शहर का नाम होगा, या फिर किसी स्थान का नाम होगा, किसी प्राणी का नाम होगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, इसी के साथ अगर ऐसा होगा कि मैं राम से मिला, तो राम ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद जातिवाचक मतलब किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति जो है, पूरी जाति का ज्ञान होता है। तो देखो यहाँ सचिन ने एक जर्सी गाय खरीदी, तो ये जो गाय है ना ये जातिवाचक, तो ये गाय पूरी जाति को हमें दर्शाती है गाय। अगर उस गाय का नाम राधा है तो राधा अगर राधा होता तो ये व्यक्तिवाचक होती, लेकिन गाय जो है ये पूरी जाति दर्शाती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी के साथ भाववाचक मतलब किसी भाव, गुण, अवस्था या फिर दशा का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे बेदर्दी से कुत्ते को पीटा, प्रकाश ने बेदर्दी से कुत्ते को पीटा, तो बेदर्दी ये एक संज्ञा है, यहाँ संज्ञा के तौर पे है। और ये जो संज्ञा है ये भाववाचक है, मतलब ये कुछ भाव दिखाती है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब किसी धातु, द्रव्य या फिर पदार्थ अगर आता है तो उसे द्रव्यवाचक कहेंगे। घी है, तेल है या फिर चावल है, तो ये सभी जो है ये पदार्थवाचक संज्ञा कही जाएगी। जैसे दाल में घी डालो। उसके साथ समूह, देखो समूह मतलब जो शब्द किसी समूह या फिर समुदाय का बोध करता है। जैसे कि बकरी का झुंड उछल कूद मचा रहा था, तो झुंड जो है ये एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह संज्ञा के हमने कुछ भेद देखे, 5 भेद है। तो अभी हम सर्वनाम जो है ये देखेंगे। तो सर्वनाम देखो, सर्वनाम मतलब क्या कि सर्वनाम के 6 भेद है। वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले जब किया जाता है, म्हणजेच नामाच्या ऐवजी वापरला जाणारा जो शब्द आहे त्याला आपण सर्वनाम म्हणतो, इंग्लिशमध्ये त्याला प्रोनाउन म्हणतो। म्हणजे सर्वनाम मतलब क्या, जो हमारी संज्ञा है, तो संज्ञा के मतलब हम यहाँ कहेंगे कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विशेष विषय, अन्य पुरुष के विषय में बोला या फिर लिखा जाता है
उसे उसको उसके बदले में आने वाला सर्वनाम, जैसे कि मैं, हम, तुम। तो मैं स्कूल जा रहा था, मैं ऑफिस जा रहा था, हम कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो ये जो है इसे हम कहेंगे सर्वनाम, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके। इसके बाद निश्चयवाचक, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। निश्चित व्यक्ति मतलब वह मेरा मित्र है, वह, यह एक निश्चित व्यक्ति है, वह मेरा मित्र है, ये सर्वनाम है। लेकिन ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में ही पूछा गया है। उसी के बाद अनिश्चित सर्वनाम। देखिए, निश्चित मतलब किसी व्यक्ति, वो पर्टिकुलर व्यक्ति आपको पता है। दूसरा है अनिश्चित सर्वनाम, मतलब क्या, कोई तुम्हें बुला रहा है लेकिन कौन है ये पता नहीं, मतलब ये अनिश्चित है। तीसरा निजवाचक। निजवाचक मतलब क्या, जो कर्ता के साथ निजित्व बताने के लिए आता है, जैसे कि मैं खुद मतलब कौन, मैं खुद उनसे मिलूंगा, तो इसे हम निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब क्या, वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। जैसे कि जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला, मतलब जिसने, ये एक सर्वनाम है और इस सर्वनाम के लिए ये दूसरा सर्वनाम जो है इसका यूज किया है, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक मतलब क्या, यह पत्र किसने लिखा, तो ये जो अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ आएगा। तो ये बात ध्यान में रखो, परीक्षा में अगर प्रश्न आया तो डायरेक्टली आपने सर्वनाम लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद विशेषण। विशेषण मतलब क्या, देखो सर्वनाम म्हणजे काय, तर नामाच्या ऐवजी वापरला जाणारा शब्द म्हणजे सर्वनाम। आता समजा राम शाळेत जातो हे सर्वनाम आहे, सॉरी हे नाम आहे, त्याच्यामध्ये राम हे नाम आहे, परंतु राम शाळेत जातो आणि तो क्लासलाही जातो। मग या वाक्यामध्ये राम जो आहे तो एक नाम आहे आणि त्या रामाच्या ऐवजी नंतर पुढच्या वाक्यामध्ये तो हा शब्द वापरला आहे, तर तो हे सर्वनाम आहे। ओके, तर नाम म्हणजे संज्ञा आणि तुमच्याकडे सर्वनाम या दोन संकल्पना तुमच्या नक्कीच क्लियर झाल्या असतील। तीसरा मुद्दा है विशेषण। तो विशेषण मतलब क्या, नाम की विशेषता, मतलब सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे हम विशेषण कहते हैं। ओके, या फिर संज्ञा के बारे में जो कुछ कहा जाने वाला, मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द जो है उसे भी हम विशेषण कह सकते हैं। जैसे कि रहमान बड़ा मूर्ख है, तो ये जो मूर्ख है ये किसके लिए यूज किया है, ये रहमान के लिए भी यूज किया है, तो ये एक विशेषण है। लेकिन ये मूर्ख क्या है, एक गुण है, अवगुण भी है लेकिन ये गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। तो दूसरा है संख्यावाचक। 2 घंटे बाद, तो घंटा जो है ये एक ये जो है एक संज्ञा है, तो 2 उसका एक विशेषण है। ये 2 जो है ना ये संख्यावाचक विशेषण है। घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे, ये घंटे के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद परिणामवाचक विशेषण, मतलब सर्वनाम की मात्रा का बोध करने वाला, मतलब आपकी चाय में, देखो चाय में, देखो आपकी चाय में कितनी चीनी डालो, अभी चीनी डालनी है तो कितनी डालनी है, तो कितनी ये परिणामवाचक है। दूसरी बात सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई, मतलब क्या, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, सर्वनाम शब्द जो है वो विशेषण का कार्य करते हैं, तो उसे सर्वनामिक। अभी हमारी ये एक क्या है बाबा, ये हमारी ये एक विशेषण है, लेकिन गाय के बारे में ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। गाय जो है गाय के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, तो गाय क्या है, हमारी है, तो ये हमारी जो है ये एक विशेषण के तौर पर यहाँ आया है, तो इसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। देखो, अगर तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ इसी लाठी से तोड़ दिए जाए, तो ये जो रहमान है उसके बारे में ये तुम्हारे ये शब्द ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, तो तुम्हारे ये एक ऑलरेडी सर्वनाम है, लेकिन यहाँ ये आया है विशेषण के तौर पर, तो इसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। लेकिन खाली विशेषण भी आपने लिखा परीक्षा को तो भी चलेगा। उसके बाद है क्रिया। क्रिया मतलब जिस शब्द से क्रिया का बोध होता है, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, उसमें 2 प्रकार की क्रिया है, एक अकर्मक और सकर्मक। मतलब जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता पर ही सीमित रहता है। जैसे जैसे देखो, मानू खुद स्वर में बोली, मानू दुखी स्वर में बोली, तो ये बोली जो है ये कौन बोली है, मानू बोली है, ये कर्ता बोली है। तो बोली मतलब बोलना, ये एक क्या है बाबा, क्रिया है, तो इसे सकर्मक अकर्मक क्रिया कहेंगे, बिकॉज ये मानू बोल रही है, कर्ता बोल रहा है। मैंने अपने आप को बिस्तर में पाया, पाया मतलब पाना, ये एक क्रिया है, क्रिया, पाना एक क्रिया है, तो ये जो क्रिया है ये मैंने बोली है, मैंने की है, तो इस संज्ञा ने की है, इस कर्ता ने की है,
तो हम क्या कहेंगे कि बाबा ये जो है ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद सकर्मक क्रिया मतलब क्या, कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। देखो कुछ दिनों पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा। खरीदा, क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा। तो ये मैंने, मेरे लिए नहीं है, ये खरीदने के लिए मतलब मोबाइल के लिए। तो मैंने एक मोबाइल खरीदा, ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद क्या है बाबा, गाय को अब तक चारा नहीं दिया। दिया मतलब देना, ये भी एक क्रिया है, लेकिन ये नहीं दिया, गाय को चारा नहीं दिया, ये जो है सकर्मक क्रिया। लेकिन हमें क्रिया मतलब क्या, यही खाली ध्यान में रखना है। क्रिया मतलब क्या, जिस शब्द से क्रिया का बोध होता है किसी भी, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे बोले मतलब बोलना, पाया मतलब पाना, खरीदा मतलब खरीदना, दिया मतलब देना, ये एक क्रिया है। तो आगे जाएंगे अव्यय। अभी एक ध्यान में रखो, अभी हम सबसे पहले एक सवाल देखेंगे, ये जो बोर्ड एग्जाम को आया था कि वाक्य के भेद पहचानो। देखो, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचानो। देखो, क्या तुम, ये सवाल बोर्ड एग्जाम को आया था। तो ये हमने देखे, क्या देखा सबसे पहले, आज हमने क्या देखा सबसे पहले, अगर आपने देखा तो क्या देखा हमने, कि व्याकरण शब्द भेद। तो शब्द भेद में ये 4 चीजें हमने देखी। तो ये 4 चीजों में से अभी मुझे बताओ, यहाँ एक सवाल आया है एग्जाम को, ये आप देख सकते हो कि निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान के लिखो। देखो, क्या तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ी हो। तो ये तुम क्या है बाबा, तुम ये सर्वनाम, सर्वनाम, तुम क्या है, सर्वनाम। तो इसे हम क्या कहेंगे, तुम सर्वनाम, मतलब संज्ञा जो है उसके साथ ही आता है। तो तुम, ये जो है सर्वनाम है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते, तुम सर्वनाम है। अगर राधा होती, क्या राधा कॉलेज में पढ़ी है, ऐसा होता, और राधा के नीचे एक अंडरलाइन होती, तो राधा जो है ये संज्ञा है, तो हम संज्ञा लिखते। ओके, तो ये पढ़ी, पढ़ी के नीचे अगर कुछ लाइन होती तो पढ़ी मतलब पढ़ना, पढ़ना ये क्रिया होती, तो हम क्या कहते बाबा, ये क्रिया है। ओके, तो ये एक तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये बाबा क्रिया है, सर्वनाम तो ये सॉरी ये क्रिया है। तो इस तरीके से सवाल आता है 1 मार्क्स को, तो यहाँ आपको 1 मार्क आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे का पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे का पॉइंट है व्याकरण में, क्या है बाबा, अव्यय। अभी ये अव्यय को जरा ध्यान में देखो, अव्यय देखो, अव्यय अव्यय क्या क्या है, अव्यय किस तरह के रहते हैं। देखो, शब्द के 2 भेद है, एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। विकारी शब्द को सव्यय कहते हैं और अविकारी शब्द को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय के 4 भेद है, और ये भी सवाल हमें आता है। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि मैंने धीरे धीरे आंख खोली, खोली मतलब खोलना, यह एक क्रिया है। लेकिन जो आंख खोली है वो कैसे खोली है, धीरे धीरे खोली है। तो ये धीरे धीरे खोली है, तो धीरे धीरे इसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। उसके साथ समुच्चय बोधक अव्यय, 2 वाक्य या 2 शब्दों को जोड़ने वाला जो अव्यय है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो बहुत सिंपल है। देखो, क्या है कि रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। देखो, रहमान ने गाय को मारा और उसने दूध नहीं दिया था, ये दोनों वाक्य को क्योंकि जोड़ता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। ये क्या है बाबा, जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का या फिर सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है। जैसे कि से, के, की। मतलब देखो, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा, की ओर चल पड़ा। तो ये जो की है, ये क्या बाबा, ये की जो है ये हमारे साथ क्या होगा, हमारा ये संबंध बोधक अव्यय। उसी के साथ उमा शंकर के साथ चली गई, अगर के नहीं होता तो उमा शंकर साथ चली गई, तो कुछ पता नहीं चलता बाबा ये वाक्य क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो उमा शंकर के साथ चली गई, तो ये से, के, की, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। और एक विस्मया बोधक अव्यय, अबे धीरे धीरे चल, तो ये अबे है, अरे वाह, तो इसे हम विस्मय बोधक अव्यय कह सकते हैं। तो ये अव्यय के ऊपर क्या सवाल आता है, देखो एग्जाम को, ये अगर हमने देखा तो यहाँ एक सवाल है, देखो एकदम सिंपल है। तो निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है, बहुत सिंपल है। एक वाक्य देखो, धीरे धीरे, तो आप लिख सकते हो गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी।
ऐसा लिख सकते हो। और नीचे है लेकिन मैं स्कूल जा रहा था लेकिन मेरी बस छूट गई। हो गया। तो इस तरह से कैसे आप इस वाक्य को, इन वाक्यों को क्या कर सकते हो कि इन शब्दों को शब्द का आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ आपको एक मार्क मिल सकता है। कभी कभी अगर भेद पहचानने के लिए अगर कहा गया तो वैसे हम लिख सकते हैं। तो ये व्याकरण का एक पार्ट था जो हमने लिखा। तो इस तरह का सवाल आता है। देखो यहाँ हमने देखा कि निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत, प्रयाग बहुत थक गया था। जैसे सामने, स्कूल के सामने एक बगीचा है, तो सामने के नीचे अंडरलाइन की। ये देखो किंतु जो ये है सितंबर 2021 को आया था। घर में दीपक था, दीपक तो था लेकिन किंतु उसमें तेल नहीं था। तो इस तरह के वाक्य आपको आ सकते हैं। यह वाक्य आप देख सकते हो, इस तरह के शब्द आ सकते हैं और इन शब्दों को वाक्य में परिवर्तन करने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो ये कुछ शब्द है, इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इस कुछ क्वेश्चन का। आगे जाएंगे हम, पुढे जाऊयात। बघा संधि, ये जो संधि है ना, ये 100% आता है आपको। संधि एक मार्क के लिए है। तो यहाँ क्या है, देखो संधि जो है संधि के 3 प्रकार है। एक तो स्वर संधि है। तो स्वर संधि क्या, देखो पास, देखो पास पास आने से, देखो स्वर संधि मतलब पास पास आने से 2 स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि। अगर 2 स्वर हो गए तो 2 स्वरों में होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे कि परम आत्मा मतलब परम, ये अ आ गया। आत्मा मतलब अ प्लस आ, परमात्मा होता है परम आत्मा, अ प्लस आ परमात्मा। महा, तो महा मतलब आ, और आत्मा बोले तो आ, ये दोनों भी स्वर है, स्वर स्वर आया तो महात्मा, ये स्वर संधि हो गया। उसके बाद महा उत्सव, महा मतलब आ, उत्सव बोले तो उ, ये दोनों भी स्वर है। तो ये क्या हुआ, स्वर संधि। तो स्वर संधि पहचानना बहुत सिंपल है। दूसरी चीज व्यंजन संधि है। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के साथ के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अगर दोनों ही स्वर हो गए तो उसे स्वर संधि, अगर एक स्वर है और एक व्यंजन है तो इसे हम कहेंगे व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे कि दिक, दिक दिक बोले तो क, और अंबर अ, दिक, और ये अंबर का अ आता है तो ये व्यंजन आ गया, ये स्वर आ गया, तो इसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। वैसे सत जन, सज्जन, ये भी क्या हुआ, हमारा व्यंजन संधि हुआ। उसके बाद विसर्ग संधि, देखो ऐसा विसर्ग अगर आया आता है तो हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे तपबल, तपोबल, नि आशा, निराशा, तो इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि पहचानना बहुत सिंपल है। तो ये देखो ये क्वेश्चन आया है, आत्मा, महात्मा, देखो महा आ है और ये आत्मा का भी आ है, तो ये महात्मा था, महात्मा था। और ये कौन सी संधि है, आ है, तो ये स्वर संधि है। स्वर संधि आपके ध्यान में आया, ये स्वर संधि है। ये क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम को आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद क्या बाबा, दूसरा एक अगर चीज हमने देखी तो क्या है बाबा, दुस्साहस। तो देखो दुस्साहस में हमने ये वर्ड देखा था, दुस्साहस कही तो दुस्साहस नहीं, दुस्साहस। ओके, तो ये जो दुस्साहस है तो इसको हम दुस्साहस को कैसे लिख सकते हैं, देखो दु ऐसे लिख सकते हैं, दुस्साहस को दु ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद साहस, साहस। तो ये कौन सी संधि हो गई, दुस्साहस। अगर इस तरह का अगर शब्द आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। तो ये कौन सी संधि है, तो यहाँ लिखेंगे विसर्ग संधि। तो हो गया भाई, यहाँ आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। तो संधि को आपको समझ में लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। संधि के 3 प्रकार है और ये 3 प्रकार आपने अगर समझ लिए तो आपको 1 मार्क आराम से मिल सकता है। आगे का सवाल क्या है बाबा, देखो ये कृति है, ये कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर भी है। तो आप इन कृतियों को देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं और ये जो नोट्स है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लास्ट में। तो अभी देखो सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब देखो क्या, जो क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। मुख्य क्रिया, वो चला गया, चला मतलब चलना और गया मतलब चलना, चलने के बाद ये गया मतलब जाना, ये जो है सहायक क्रिया आती है। मतलब देखो सहायक क्रिया मराठीमध्ये त्याला सहायकारी क्रियापद म्हणतात, इंग्लिशमध्ये हेल्पिंग वर्ब आपण म्हणतो। तो इनको सहायक क्रिया कहते हैं। कि जैसे बच्चे रेत में खेलने लगे, खेलना एक क्रिया है, तो उसके साथ लगे, ये लगना, यह एक सहायक क्रिया आ गई। उसी के साथ देखो मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना मतलब रहना, और पड़ेगा, पड़ेगा मतलब पढ़ना, मतलब यह एक सहायक क्रिया है। तो देखो प्रश्न बहुत सिंपल आता है इसके ऊपर प्रश्न बहुत सिंपल आता है। कैसे, निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। जैसे इस पद ने मोहिनी मंत्र का
जाल बिछा दिया, बिछा दिया, दिया मतलब ये क्या है बाबा, दिया एक सहायक क्रिया है और एक इसका मूल रूप है देना। तो देखो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को क्या आया था, ये बोर्ड एग्जाम को आया था, ये 2 क्वेश्चन, तो 2 सवाल रहते हैं आपको, तो दोनों में से एक का आंसर लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। जैसे हम आगे बढ़ गए, गए मतलब जाना, यहां लिखना है गए और यहां लिखना है जाना। दूसरी चीज, मैंने दरवाजा खोल दिया और यहां लिख सकते दिया मतलब देना, हो गया कहानी खत्म। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम को आता है इस पार्ट के ऊपर। जैसे मैंने देखो नीचे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, बालक भूमि पर लेट गया मतलब जाना, गए मतलब जाना, लगे मतलब लगना, गई मतलब जाना। तो इस तरीके से इनको आपको लिखना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ये कुछ सवाल है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको ये पीडीएफ फाइल आखिर में शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद प्रेरणात्मक क्रिया, भाई ये तो बहुत इजी पार्ट है। इसमें क्या है कि बाबा मूल धातु, देखो जब क्या करना है, क्वेश्चन कैसे आता है, एक मूल धातु है, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मिलना ये मूल धातु है, मिलना प्रथम प्रेरणार्थक, मिलाना और मिलवाना। जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना, जीतना, जिताना, जितवाना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ आपको क्या करना है, ये देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोर्ड एग्जाम को पूछा गया था पिछले साल, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्या बाबा, चलना, चलना, चलाना और चलवाना, चलवाना, एक हो गया भाई, एक का ही लिखना है। उसके बाद मिलना, मिलाना, मिलवाना, भाई एक मार्क आपके हाथ में, किसी को भी यहाँ एक मार्क मिल सकते हैं। ओके, थोड़ा अभी आगे जाएंगे। और दूसरी एक चीज है अधोर की, अभी हाँ दूसरी एक चीज है, यहाँ आपको क्या करना है, छठवां जो सवाल है, ये जो 6 है, जिसमें क्या ये देखो यहाँ पहले कुछ क्वेश्चन है मैंने लिखे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम को पिछले कुछ आए थे। दौड़ना, बोलना, रोना, मिलना, पीना वगैरह, ये देखो ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय प्रेरणार्थक रूप है, तो ये देखो। ओके, अभी मुहावरे है, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे है। दृष्टि फेरना मतलब नजर डालना, चंपक होना मतलब गायब होना, कमर कसना मतलब तैयार होना। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए मुहावरे हैं। मुहावरे आपको आते हैं, आपको पता है। ओके, तो या फिर ये देखो ये मुहावरे के ऊपर आधारित सवाल है, कुछ इस तरह के सवाल भी मुहावरे के ऊपर आधारित आते हैं। तो अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, डायरेक्टली आप एक इम्पॉर्टेंट ये देखते हैं। देखो टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मतलब क्या, बाधा डालना। रमेश ने मतलब बाधा डालना, क्या लिख सकते हैं बाबा, मेरे पड़ोसी की मेरे हर काम में टांग लड़ाने की आदत है। मेरे पड़ोसी की मेरे हर काम में टांग लड़ाने की आदत है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। दूसरा बाबा, गला फाड़ना मतलब जोर शोर करना, शोर करना। तो चोट लगने पर बच्चा गला फाड़ते हुए रोने लगा, क्या, या फिर गला फाड़कर रोने लगा। उसके बाद ये अथवा, एक तो ये आएगा, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। और दूसरी चीज क्या, देखो अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरा का चयन करें। म्हणजे इथं काय करायचं, योग्य मुहावरा तुम्हाला वापरायचा है। जैसे काप उठना का हाथ फेरना, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी, स्नेह करने लगी मतलब हाथ फेरना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रोते हुए बच्चों को गोद में उठाकर माँ हाथ फेरने लगी। तो ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अभी अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कारक। तो ये जो कारक है ना, ये कारक के लिए ये चार्ट जो है, ये चार्ट थोड़ा सा आप समझ में लीजिए। कारक किस प्रकार के होते हैं, विभक्तियाँ है, लक्षण है और उदाहरण है। जैसे कि ने अगर आता है, ने यहाँ भी आता है, ये चार्ट आपको समझ में लेना है। ने अगर आता है तो जैसे कि क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, देखो इसको कर्ता कारक कहते हैं। ने, अब देखो पुस्तक ने, सॉरी सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, मतलब ये क्या है, क्रिया को करने वाला। अभी ये जो ने आया है तो सुरेश ने ये आया है, क्रिया को करने वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे कर्ता कारक। तो ये कारक जो है, इस कारक को आपको ठीक से समझ में लेना है, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे हम सुरेश ने तो ये कर्ता कारक। को अगर आता है कर्म को, ये कर्म को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे पुत्र को, पिता ने पुत्र को बुलाया, ये जो बुलाया जो क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, पुत्र के ऊपर, बिकॉज पुत्र आने वाला है। तो इसे हम कर्म
एक कर्ता हो गया, फिर कर्म, नाम से ये सब, इसको कर्म हम कैसे कि पुत्र को, इसको हमको अगर आया तो कर्म को कर्म कारक ये हो गया। फिर उसके बाद करण कारक, मतलब क्या, से अगर आता है तो से यहाँ करण में भी आता है और अपादान में भी आता है। लेकिन यहाँ देखो क्रिया के साधन के अर्थ में, क्रिया के साधन के अर्थ में, मतलब हम आंख से देखने लगे, देखने की जो क्रिया है इसका साधन क्या है, आंख है, तो आंख से, तो ये जो है ये करण कारक हो गया। संप्रदान मतलब क्या, को, के लिए, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान। मतलब हरि मोहन के लिए मिठाई लाया, हरि मोहन के लिए मिठाई लाया, मिठाई लाया किसके लिए, मोहन के लिए, तो ये हो गया संप्रदान। उसके बाद अपादान मतलब क्या, से आता है जिसमें किसी वस्तु से अलग होने का भाव, देखो पेड़ से फल गिरा तो ये वस्तु से अलग हुआ, तो ये अपादान। संबंध मतलब का, के, को, रा, रे, री ऐसी विभक्तियां आती है। अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध, मतलब महेश का घर है, ओके। या फिर अधिकरण मतलब में, पर, क्रिया के आधार के अर्थ में, मतलब सिंह वन में रहता है, रहने की क्रिया है तो वन में। उसके बाद संबोधन, ए, अजी, अरे, हो, किसी को पुकारने के लिए होगा तो संबोधन। तो उसी तरह से ये अगर आपने देखा तो यहाँ क्या है, देखो ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम को, मकान पर मकान लदे है, तो यहाँ मकान पर मकान लदे है, तो ये पर है, तो इसे हम अधिकरण कारक कहेंगे। क्यों, देखो अधिकरण कारक मतलब क्या, आपको पता है कि हमने देखा कि बाबा क्रिया के आधार के अर्थ में, तो क्रिया के आधार के अर्थ में, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि मकान पर मकान लदे है, तो ये आपका अधिकरण कारक है। राम स्वरूप इशारे के लिए, देखो के, इशारे के लिए, तो इशारे के लिए अगर ये है तो इसे हम क्या कहेंगे कि बाबा इशारा किया है यहाँ, तो देखो यहाँ अन्य शब्द के साथ संबंध है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि इसको हम कहेंगे अधिकरण कारक, ओके। तो ये जो कुछ चीज, सॉरी संप्रदान कारक हम इसे कहेंगे, इसे हम संप्रदान कारक कहेंगे, ओके। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि जिसके लिए की जाती है, जिसके लिए की जाती है एक्चुअली। तो राम स्वरूप इशारे के लिए खासते हैं, किसके लिए खासते हैं, इशारे के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ थोड़ा सा शायद तकलीफ हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह हमें डालने हैं। तो विराम चिन्ह डालना ये भी सिंपल है, हाँ मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि हाँ के बाद हम थोड़े से रुक सकते हैं, तो हाँ के बाद रुकने के बाद यहाँ एक कॉमा आएगा, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, तो यहाँ एक फुल स्टॉप, सॉरी आते हैं, तो यहाँ एक फुल स्टॉप होगा, सॉरी फुल स्टॉप तो अगर हम ये ऐसे नहीं देते तो यहाँ हिंदी में फुल स्टॉप जो है तो इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक मार्क आपको मिल जाएगा। अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के लिए काल समझना बहुत जरूरी है। मैं 1 मिनट 2 मिनट में आपको काल समझाता हूँ। देखो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर पार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, तो काल को अभी हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये कुछ सवाल है कारक के बारे में, तो ये थोड़ा सा देखो आप, मैं इसका बोर्ड के एग्जाम को आए हुए क्वेश्चन मैंने देखे। तो आगे देखो विराम चिन्ह में के ऊपर भी हमने अभी डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है। उसके बाद काल परिवर्तन, देखो काल परिवर्तन अगर देखा तो सामान्य वर्तमान काल मतलब क्या, वो खाता है, वो पीता है, जाता है, ये करता है, वो करता है। सामान्य भूतकाल मतलब उसने खाना खाया, उसने चाय पी, ओके। सामान्य भविष्यकाल मतलब वो खाना खाएगा, वो चाय पिएगा, ओके। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या बाबा, कि क्रिया चालू है, क्रिया क्या है बाबा तुम्हारी, चालू है, मतलब राम फल खा रहा है, मैं गणित सिखा रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिया चालू है। अपूर्ण भूतकाल मतलब क्रिया चालू थी, ओके, क्रिया कंटिन्यू मतलब क्रिया शुरू थी, मतलब वह फल खा रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान, सॉरी ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल जो है वो अपूर्ण भविष्य काल के ऊपर कभी भी, या फिर पूर्ण भविष्य काल जो यहाँ हिंदी में नहीं है। तो अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या, राम ने फल खाया है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल मतलब राम ने फल खाया था, इतना ही है। तो यहाँ एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ आपको क्या करना है, मानू को ससुराल पहुंचाने में जाता हूँ, मतलब देखो सामान्य भविष्य काल मतलब मैं जाऊंगा, ऐसा आएगा। भविष्य काल का क्या रहता है कि बाबा भविष्य काल क्या होता है, देखो यहाँ देखो, वो खाएगा, पिएगा, जाएगा, तो मैं जाऊंगा, ये हो गया सामान्य भविष्य काल। दूसरी चीज, दोनों ही देर तक
फूट फूट कर रोते रहे। अपूर्ण भूतकाल, दोनों अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल क्या रहता है कि बाबा अपूर्ण भूतकाल मतलब राम फल खा रहा था, चाय पी रहा था, क्या कर रहा था, तो यहाँ क्या फूट फूट कर रो रहे थे, ऐसे हम लिख सकते हैं अपूर्ण भूतकाल। अगर अपूर्ण वर्तमान काल होता तो रो रहे हैं ऐसा आता था, तो यहाँ अपूर्ण भूतकाल है तो दोनों ही देर तक फूट फूट कर रो रहे थे ऐसा आएगा। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, शांति से, उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़ा है ऐसा आएगा। ओके, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखो। और कुछ सवाल मैंने ऑलरेडी यहाँ दिए हैं काल के ऊपर आधारित, तो इन सवालों को देखिए। काल में काल परिवर्तन के आधार पर कुछ सवाल है। ओके, तो इसका मैं PDF आपको आखिर में शेयर करता हूँ। उसके बाद वाक्य भेद है, देखो वाक्य भेद है, वाक्य भेद में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ देखो वाक्य भेद, ये भाग भी बहुत सिंपल है। देखो वाक्य भेद क्या है बाबा, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर ऐसे वाक्य भेद दो है। तो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य भेद है। जैसे विधानार्थी वाक्य, जिसी वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थी मतलब विधानार्थी बाबा। लिखने के पहले हमने पढ़ना शुरू किया, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई और यहाँ सर्दी अच्छी है, जिसे हम विधानार्थी वाक्य मराठी में कहते हैं। विधानार्थी वाक्य सरळ साधं असतं, त्याच्यामध्ये काय जास्त हे नसतंय बघा। पुढचं निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक म्हणजे काय बाबा, नकारार्थक वाक्य, नकारार्थक। ओके, जिस वाक्य में किसी बात के न होने म्हणजे नकारार्थी वाक्य, निषेधार्थ म्हणजे नकारार्थी। पहले हमें उदर की चिंता नहीं थी, नकारात्मक हो गया निषेधार्थक। फूल अपना प्रतिबंध नहीं बचेगा, फूल अपना प्रतिबंध नहीं बचेगा, तो यहाँ नहीं आया और यहाँ भी नहीं आया, तो ये निषेधार्थक वाक्य है। बहुत आसान है निषेधार्थक वाक्य समझ में लेना। प्रश्नार्थक, जिसमें प्रश्न है वो प्रश्नार्थक वाक्य है। आज्ञार्थक, जिस वाक्य से आज्ञा की गई है, बाबा तुम चले जाओ, तुम यहाँ आओ, तुम चाय पियो, तुम लिखो, तुम पढ़ो, इस तरह के वाक्य जो है आज्ञा की होगी तो आज्ञार्थी वाक्य होगा। इच्छा दर्शक, अगर जिस वाक्य में इच्छा व्यक्त की है, देखो ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। मानो दीदी आप सदा सुखी रहो, ये इच्छा व्यक्त की गई है। प्रभु आपकी कामना पूरी करे, यहाँ भी इच्छा है, तो ये इच्छा दर्शक। संदेह दर्शक शब्द, जहाँ संदेह व्यक्त किया जाता है, एकदम सिंपल है। देखो अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाएगा, ये इच्छा है। शायद गरीब भूख की, शायद ये भी संदेह दर्शक है, संदेह है, शायद है, संदेह दर्शक शायद आया, तो शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। मानू के ससुराल वाले चिक व शीत लपाटी की प्रतीक्षा कर रहे होना, ये भी संदेह दर्शक शब्द है, तो यहाँ संदेह दर्शक वाक्य होगा। संकेतार्थक वाक्य मतलब क्या, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है। देखो अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, अगर मगर, संकेतादर्शक। देखो अपेक्षा की गई है, क्या करोगे वगैरह। चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। ओके, तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, तो ये संकेतार्थक वाक्य है। विस्मयार्थक वाक्य, देखो ये विस्मयार्थक वाक्य बहुत सिंपल है। अगर ऐसी तरह से विस्मयाबोधक चिन्ह आया तो इसे विस्मयार्थक वाक्य कहेंगे। आहा, वाहा, अच्छा, तो ये हो गया विस्मयार्थक वाक्य। तो ये वाक्य जो है पहचानना बहुत ईजी है। तो और दूसरा है रचना के आधार पर 3 भेद है। एक तो सरल वाक्य, रात के समय लोग अपने घरों में सो जाते हैं, उनका लिखा हुआ चेहरा मुरझा गया। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। मतलब जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया एक ही है। रात के समय लोग अपने घरों में सो जाते हैं, तो एक ही क्रिया है। मुरझा गया एक ही क्रिया है, तो इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य मतलब क्या है बाबा, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक को और, परंतु, किंतु, तथा आदि अगर ऐसे शब्द हो गए तो संयुक्त वाक्य। जैसे कि बाबा देखो हेमंत ऋतु बीत गई तथा, ये हो गया संयुक्त वाक्य। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और यहाँ और आया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। और उसी के साथ परंतु आया, ये भी वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य होगा। इस तरह के अगर शब्द आते होंगे 2 वाक्य को जोड़ने के लिए, तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। और उसी के साथ और एक वाक्य का एक मिश्र वाक्य।
देखो जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्यों में उपवाक्य हो, मतलब एक प्रधान है और दूसरा एक शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे कि मैं वह सौगंध नहीं बोलूंगा जो मेरा संस्कार बन गए। ओके, ये मैं वह सौगंध नहीं बनूंगा और दूसरा है जो मेरा संस्कार बन गए। संतरी को जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। तो इस तरह के वाक्य जो है इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो अभी कुछ सवाल है। भारतीय चरित्र के पवित्र होते, भारतीय चरित्र के पवित्र होते, ये मिश्र वाक्य है। देखो बादल आ गए किंतु आया, तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पे पाया, तो जो है तो ये मिश्र वाक्य हो गया। तो देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए थे। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद देखो रचना के आधार पर उन्होंने कहा है मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। तो ये कौन सा है? मोटे तौर पर तो ये सरल वाक्य हुआ। ओके, मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। ओके, अभी देखो निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचनानुसार हमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ देखो परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए, तो ये निषेधार्थक, मतलब यहाँ ना आना चाहिए, ये निषेधार्थक वाक्य है। तो परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। देखो परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए, तो इसका निषेधार्थ क्या होगा? परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा। यहाँ निषेधार्थ, यहाँ भी निषेधार्थ वाक्य करना है। थोड़ी बातें हुई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ हमें निषेधार्थक है, थोड़ी बातें, यहाँ प्रश्नार्थक होना चाहिए। एक्चुअली प्रश्नार्थक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रश्नार्थक करना है। थोड़ी बातें हुई, तो इसको प्रश्नार्थक करने के लिए क्या होगा? तो पहले क्या से शुरू करना है, क्या, और बाकी पूरा ये थोड़ी बातें हुई, क्या थोड़ी बातें हुई, बस हुई, इतना लिखा, विषय खत्म। यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य बन गया। तो इस तरीके से हम इसे प्रश्नार्थक वाक्य कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आखिर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो ये आप इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, नीचे देखे हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है इसको शुद्ध करके लिखा है हमने। ओके, तो दोस्तों देखो आज व्याकरण के ऊपर हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था व्याकरण का, और 100% आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देखिए आपको अगर ये नोट्स चाहिए, ये नोट्स है, व्याकरण के नोट्स है मेरे पास, उसी के साथ जो आपका लेखन विभाग रहता है जिसमें पत्र लेखन या फिर बाकी सभी प्रकार की चीज़ें, तो उसके भी नोट्स हैं हमारे पास। तो और कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है, उसके पीडीएफ मैं आपको दूंगा। तो ये सब पीडीएफ आपको किस तरह से डाउनलोड करनी है मैं यहाँ आपको अभी बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। यह पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पहले लिखेंगे हम गूगल। ओके, गूगल पे जाकर गूगलला जाऊन आपल्याला काय करायचं, जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप करायचं आहे, जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप करायचं आहे। आणि जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप केल्यानंतर इथं बघा 10वी बोर्ड परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिकावर क्लिक होईल, तो इथं सगळ्या नोट्स मिळतील। आणि खाली आलात तुम्ही अशा प्रकारे, अगर आप ऐसे नीचे आए तो यहाँ देखो मराठी है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो हिंदी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। हिंदी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सभी चीज़ें मिलेगी, हिंदी की 3 चीज़ें। तो नोट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सभी नोट्स आपको मिलेंगे। तो देखो यहाँ बहुत सारे नोट्स है। नीचे अगर आए तो देखो अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, गद्यांश, पठित पद्यांश, पूरक गद्यांश, पूरक पद्यांश, संपूर्ण व्याकरण, संपूर्ण लेखन विभाग। तो आपको जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और उसी के साथ क्वेश्चन पेपर है, वीडियो भी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ इस हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी के अभी आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पर जाकर ये चीज़ें देखिए। सबसे पहले लिखिए जुन्या प्रश्नपत्रिका लिहा, आणि त्यानंतर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही नक्कीच डाउनलोड करू शकता। ठीक आहे, तर आजच्या या चर्चेमध्ये आपण इथंच थांबूयात। नक्कीच व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, नवीन असाल आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत आपला चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा, आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबायला विसरू नका। आणि जाता जाता एक महत्त्वाची गुड न्यूज तुम्हाला सांगून जातो, कारण ती सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे। तर बघा मित्रांनो, काय आहे एक महत्त्वाची गुड न्यूज, की बघा आपल्याला इंग्लिश विषय, गणित विषय खूप अवघड जातो, मॅथमॅटिक।
तर गणित मराठी मीडियमच्या मुलांसाठी सांगतोय मी. तर गणितामध्ये बघा आपल्याला आता हिंदीचा आपला पेपर झाल्यानंतर लगेच गणिताचा पेपर आहे आणि दिवस खूप कमी आहे आणि कमी दिवसात जास्तीत जास्त अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला महत्त्वाच्या प्रश्नांची तयारी करणं गरजेचं आहे. यूट्यूबवरती सुद्धा सगळ्या गोष्टी आपण व्हिडिओ बघायला जातो, परंतु यूट्यूबवर सगळ्या व्हिडिओ आपल्याला व्यवस्थित एका सिस्टमॅटिक लाईनमध्ये मिळत नाही. त्यामुळे एका प्रकरणाची व्हिडिओ शोधायला आपल्याला खूप टाईम लागतो. मग त्यासाठी एक ॲप आपण बनवला आहे. त्या ॲपचं नाव आहे क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी, हेच ॲपचं नाव आहे. आणि या ॲपवर तुमच्यासाठी एक कोर्स बनवला आहे. तर हा जो कोर्स आहे, हा कोर्स बनवला आहे. या कोर्समध्ये काय आहे, तर प्रत्येक प्रकरणावर गणित भाग 1च्या आणि 2च्या प्रत्येक प्रकरणावर 3 ते 4 व्हिडिओज आहेत. या व्हिडिओमध्ये काय आहे, आत्तापर्यंत बोर्डाच्या परीक्षेला आलेल्या सगळ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या व्हिडिओमध्ये चर्चा केलेली आहे आणि काही नोट्ससुद्धा आहे. त्यामुळं तुम्ही हा जो कोर्स आहे हा परचेस करा. या कोर्सची प्राईस 499 रुपये, पण सध्या खूप मोठी ऑफर आहे आणि या ऑफरने तुम्हाला हा कोर्स फक्त 99 रुपयाला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे हा कोर्स तुम्ही परचेस करा. फक्त 99 रुपयाला तुम्हाला हा कोर्स मिळणार आहे. इंग्रजीचा ऑफर आहे, तर ती ऑफर संपण्याच्या आत तुम्ही 99 रुपयाला परचेस करू शकताय. ठीक आहे. तर मित्रांनो, आजच्या चर्चेमध्ये इथेच थांबूयात. तर नक्कीच तुम्ही हा कोर्ससुद्धा परचेस करा आणि त्याचबरोबर काही नोट्स डाउनलोड कशा करायच्या ते तुम्हाला सांगितले, तर त्या प्रकारे तुम्ही नोट्स डाउनलोडसुद्धा करा. ठीक आहे मित्रांनो, आजच्या चर्चेमध्ये इथेच थांबूयात. बाय सर्वांना, धन्यवाद.